नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का चंपावत दौरा, पत्रकार संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लागू किए जाने की कही बात। उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बड़ी पहल, बाल विधानसभा का किया गठन। अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 70 बाल विधायकों से किया संवाद। उत्तराखंड के लालकुआ विधानसभा में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महंगाई चरम पर। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवित मुक्तेशनानंद सरस्वती महाराज भी रहे मौजूद। 17,47,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां हेलीपैड पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने और वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर ही क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत कर क्षेत्र की परिस्थिति के बारे में और क्षेत्र की आवश्यकता के बारे में जानकारी साझा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत सर्किट हाउस प्रांगण में आयोजित जिला पत्रकार संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री का एक अनोखा ही रूप देखने को मिला जब वह आयोजन स्थल में आई एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर उससे बात करने लगे। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में पहुंच चंपावत पत्रकार संगठन के सभी पदाधिकारियों को स्वयं शपथ दिलाई और चंपावत जिला पत्रकार संगठन के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए जनपद में पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को लागू किए जाने की बात की। इसके साथ ही चंपावत में प्रेस क्लब, भवन एवं मीडिया सेंटर खोले जाने का आश्वासन सभी पत्रकारों को दिया। पत्रकारों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ महती भूमिका है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब लोग इस भूमिका को अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और हमारे सब लोग साथ में चलकर मार्गदर्शन करके एकमेव होकर हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और हमारा जो ये जिला है चंपावत जिला, यह आदर्श जिले की श्रेणी में आए, इसके लिए भी हम सब काम करेंगे। मैं नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नया पत्रकार संगठन यहाँ पर तैयार हुआ है। आगे चलकर वो आम हितों के लिए, आम जनता के हितों के लिए, जन सलाहकारों के लिए लगातार काम करेगा। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, नैनीताल जनपद के पर्यवेक्षक और पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, पूर्व चेयरमैन लालकुआ रामबाबू मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी और कांग्रेस एसएससी विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने संयुक्त बयानों में कहा कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है। इसके अलावा बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी जनता में संदेश देना चाहती है कि नफ़रत की जो राजनीति आजकल हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, इसको ख़त्म करके और भारत जोड़ो आपस में तालमेल, हम सब सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं और वो भाईचारा का नाता बना रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल है लोगों को जोड़ना, लोगों के अंदर जो भावना, जो भाजपा जो सरकार लोगों को तोड़ती है, हमारी कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ेगी, लोगों को एकता बनाए। किसी जात पात की राजनीति भाजपा करती, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो पूरे देश में
कन्याकुमारी से लेकर के हमारे कश्मीर तक का जो यात्रा करी है, वो एक उद्देश्य यह है कि पूरे देश में जो नफरत का इन्होंने खेल खेल रखा है, जो आम आदमी को लड़ाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का, तो इसलिए एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हमारा नारा है। वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर आपके कश्मीर तक यात्रा निकाले हुए हैं। उस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि हालात इस समय पूरे देश में एक ये हालात है कि नफ़रत का जो एक माहौल है वो बना हुआ है। उस माहौल को देखते हुए उन्होंने ये यात्रा निकाला है। भारतीय संविधान आज के तारीख में खतरे में है। भाई सब एक साथ रहें और जो महंगाई जनता को संदेश दें कि जो महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ कराई हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा, हर चीज़ महंगी, राशन महंगा, और जनता को जागरूक करने के लिए ये भारत यात्रा, बेरोजगार जो हैं बेचारे बेरोजगार लोग जो हैं घूम रहे हैं, ऐसे ही हम सबको साथ लेके चलेंगे। और भारत यात्रा का मतलब यही है कि सबको जोड़ के चलो, सबका विकास करो, भारत का विकास करो, यही हमारी भारत। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्लान इंडिया इंटरनेशनल के तत्वाधान में आयोजित बाल विधानसभा में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पहुंचकर 70 बाल विधायकों से संवाद किया। आपको बता दें कि प्रदेश के 70 बाल विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं। वहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि बाल विधानसभा के गठन से बच्चों में चहुमुखी विकास हो रहा है। बच्चे भी राजनीति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बच्चों को सकारात्मक राजनीति करने के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। इसलिए उन्हें अभी से ही एक मंच देकर इनके सामूहिक विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है। सुनिश्चित करने के लिए, उनमें वो चेतना लाने के लिए कि उनके क्या अधिकार हैं और कैसे वो समाज में खुद से उस सामाजिक चेतना का हिस्सा बन सकते हैं, ये बाल विधानसभा का गठन किया जाता है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको निखारना और उनको एक मंच देना कि वो अपनी आवाज को बुलंद करना सीख सकें, अपनी आवाज को संयम और सधे तरीके से उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन आ सके, का समायोजन हो सके, इसके लिए बाल विधानसभा और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, आज उत्तराखंड में बाल विधानसभा का गठन किया गया, जहां अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 70 बाल विधायकों के साथ संवाद किया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बाल विधानसभा में बच्चों की जो चयन की प्रक्रिया थी वो क्या अपनाई गई? जी बिल्कुल सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूं कि बाल विधानसभा में बच्चों के चयन की प्रक्रिया जो थी, उसमें सबसे पहले तो यह किया गया कि उत्तराखंड के कुल 13 जिले जो है, सभी में पेपर के माध्यम से बाल विधानसभा के विषय में जानकारी दी गई और एक प्रश्न दिया गया, एक लेख दिया गया। इस लेख पर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे इस बाल विधानसभा में, सभी ने लेख लिख करके यहाँ पर बाल अध्यक्ष को भेजा। जब उन्होंने उनमें से बहुतों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो सारे बच्चे अपना लेख लिख कर ले आए थे, लेख उन्होंने लिख कर दिया था, उस लेख को शॉर्टलिस्ट किया गया। उनमें से जो अच्छे अच्छे लेख थे, कुल 70 लेखों को उनमें से शॉर्टलिस्ट किया गया, क्योंकि 70 विधायक होते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हुए, उनको किया गया नेता प्रतिपक्ष। इस तरीके से एक लेख के माध्यम से शॉर्टलिस्ट करके उनमें से 70 विधायकों को चयनित कर लिया गया। जी, उत्तराखंड के अलावा ऐसे कितने राज्य हैं जहां उत्तराखंड में के अलावा बाल विधानसभा का गठन किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड
भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर बाल विधानसभा का गठन किया गया है। यही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए किया गया था। इसमें क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर जब आते हैं तो अपने विकास की ओर वो किस तरीके से विधानसभा में होता है, कार्यवाही चलती है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इसी के तहत यहाँ पर बाल विधानसभा का गठन किया गया था। जी सुनिधि, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बाल विधानसभा से बच्चों के भविष्य में राजनीति तलाशी जा रही है? बिल्कुल सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूं कि बाल विधानसभा के गठन के पीछे कहीं ना कहीं यह जरूर मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में राजनीति की भावना अभी से प्रेरित हो। क्योंकि राजनीति जो होती है, ये आजकल की राजनीति पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को लेकर चलती है, लेकिन बच्चे सकारात्मक राजनीति करना सीखें, इसके लिए कुल 70 विधायकों को चयनित किया गया है। उसमें से जिस ढंग से प्रक्रिया चलती है, टोटल प्रक्रिया एक चुनाव होता है, जैसे चुनाव विधानसभा चुनाव जिस तर्ज पर होती है उसी तर्ज पर चुनाव भी किया जाता है। चुनाव के बाद यदि 70 विधायक की चुन लिया जाता है बच्चों के द्वारा, जब 70 विधायक चुने जाते हैं तो उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित किया जाता है। यानी कि 70 बच्चे जो होते हैं वही मुख्यमंत्री चुनते हैं, उन्हीं में से नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, उन्हीं में से फिर अध्यक्ष चुना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी चयन किया जाता है। तो इस ढंग से सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चों में राजनीति को लेकर सकारात्मकता किस प्रकार से दिखेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कही जाए कि इसमें जो इसके स्पीकर होते हैं विधानसभा के, वो जो अभी वर्तमान स्पीकर हैं रितु खंडूरी भूषण, वही यहाँ पर बाल विधानसभा के भी स्पीकर हैं। और बाल बच्चों को विधानसभा लाया भी जाता है और बच्चों को यह दिखाया जाता है कि विधानसभा में किस ढंग से कार्यवाही की जाती है, विधानसभा में किन किन काल होता है, प्रश्न काल होता है, सूचन काल होता है। तो सारे चीज के विषय में बच्चों को डिटेल में समझाया बताया जाता है, ताकि बच्चे राजनीति और विधानसभा की होने वाली कार्यवाही से पूर्णतः अवगत रहें। वो जाने किस प्रकार से चयन होता है, राजनीतिक प्रक्रिया क्या होती है, विधानसभा किस प्रकार से संचालित किया जाता है, अध्यक्ष को, विधानसभा स्पीकर को किन किन को क्या क्या पावर होता है, वो किस ढंग से अपना काम सदन चलाते हैं, किस ढंग से सदन स्थगित की जाती है, सारे चीज की जानकारी बच्चों में दी जाती है। जब मैंने इसको लेकर के गीता खन्ना से बात की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह 4 साल से चल रहा था यह बाल विधानसभा, लेकिन कोरोना काल के कारण 2020 और 21 में रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर से यहाँ पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई, दोबारा बाल विधानसभा का गठन किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बाल विधानसभा का जो गठन किया जाता है, गठन इसके प्रचार प्रसार यहाँ तक कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, इस बाल विधानसभा के लोग मुरीद विदेश में भी हैं, विदेशों में भी लोग इस तरह पे बनाना चाहते हैं, वहां भी बाल विधानसभा लोग चाहते हैं कि वहां के भी बच्चे लोग जाने। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में बच्चों के सामरिक विकास को देखते हुए यह काम किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि लोगों में, बच्चों में जो एक कौतूहल रहता है जानने की राजनीति क्या होती है, विधानसभा का कार्यकाल किस ढंग से चलता है, बच्चे चयनित करते हैं, बच्चों में यह जागरूकता होती है, वो अपनी बातों को मुखर तरीके से बोल सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। रितु खंडूरी भूषण ने खुद बच्चों के साथ मुलाकात की और उनको सारी बातें समझाई। कुछ दिन कल ही सारे बच्चे विधानसभा भी आए थे, उन्हें विधानसभा में दिखाया गया कि किस ढंग से होता है, कमरा किस ढंग से बनाया जाता है, मंत्री बनते हैं उनमें से बहुत सारे, मंत्री का क्या काम होता है। तो बच्चों में विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के विषय में जानने की जो लोलुपता होती है, इसी को देखते हुए बाल विधानसभा का बहुत अच्छा एक, मैं इसे कहूंगा कि बहुत अच्छा एक नायाब जो एक तरीका है वो गठित किया गया है, ताकि बच्चों के भविष्य को और भी उज्जवल बनाया जा सके। उनके भविष्य के में जो उनको कुछ कठिनाइयां होती हैं लोगों को राजनीति में आने में या जानने में, आजकल राजनीति का एक ऐसा दौर हो गया जो कि यह लोग सोचते हैं कि राजनीति में आने का मतलब निगेटिव हो जाता है। बहुत सारे गार्जियन लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे राजनीति में आए, जो एक अपने आप में गलत बात है। लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और यहाँ से राजनीति जो एक ऐसी पृष्ठभूमि, एक ऐसी धारा होती है जहां से आप बच्चों को, जहां से आप देश का और राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। यही सही दिशा में नेतृत्व की जाती है तो सबसे बड़ी बात यह रहती है कि राज्य का विकास होता है और राज्य के विकास के साथ साथ देश का भी विकास होता है। इसलिए बच्चों में राजनीतिक विकास की प्रमुखता को देखते हुए ही बाल विधानसभा का गठन किया गया था। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। यूं तो कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी किसी न किसी बहाने बाहर आती रही है, लेकिन अब प्रीतम सिंह की सचिवालय कूच ने गुटबाजी को जग जाहिर कर दिया है। प्रीतम सिंह और संगठन इस गुटबाजी पर आर पार आ गया है। 21 नवंबर को प्रीतम सिंह प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के साथ सचिवालय कूच करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी रणनीति अख्तियार कर ली गई है। प्रीतम सिंह की इस रैली के लिए छपवाए गए पोस्टर पर प्रदेश स्तरीय सभी नेता गौण हैं। यहां तक कि प्रदेश प्रभारी की फोटो भी इस पोस्टर में नहीं लगाई गई है, जिसने कांग्रेस की गुटबाजी को तूल दे दिया है। इस मसले पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी को आमंत्रण दे दिया है, जो सम्मिलित होना चाहे उनका स्वागत है। देखिए, जिन मुद्दों को माननीय प्रीतम सिंह जी उठा रहे हैं वो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, और कहीं ना कहीं पूर्व अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी बनती है प्रदेश की जनता के प्रति। वो मुद्दे उठा रहे हैं, सही बात है, लेकिन जिस तरह से संगठन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और कांग्रेस को ही मजबूती मिलेगी इस पूरे कदम से। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के या भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के, वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करने के अपने तौर तरीके हर कार्यकर्ता के, हर नेता के अलग अलग हो सकते हैं, और वो एक डिबेटेबल इशू है, वो एक चर्चा का विषय है कि किसने सही तरीका अपनाया, किसने गलत तरीका अपनाया। लेकिन अनंतो गत्वा मुझे लगता है कि जो कुछ भी जुड़ेगा कांग्रेस के ही खाते में जुड़ेगा। उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, जबकि सच्चाई यही है कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो फिर सरकार खामोश हो जाती है। भ्रष्टाचार को लेकर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार पर वार किया है, और वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती पेश कर दी है कि वो भ्रष्टाचार जो सरकार में विद्यमान है उसके खिलाफ लड़ने का काम है। लेकिन अगर हम देखें तो तीनों ही मुख्यमंत्री, जो 2 पूर्व और जो वर्तमान हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात, लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन तमाम चीज़ों को धत्ता बताने का काम किया है। अब हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के परिप्रेक्ष्य में जो है सीबीआई जांच करे। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई,
अब इस सरकार ने उस एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया है। मैं तो समझता हूँ कि जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जीरो टॉलरेंस की बात आती है, तो क्यों जनपद देहरादून के दूरस्थ तहसील त्यूनी में ई चौपाल कम बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय देहरादून वर्चुअल के माध्यम से जुड़े हैं, जबकि त्यूनी में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मौके पर शिकायतें सुनते हुए वर्चुअल के माध्यम से जिलाधिकारी सोनिका के संज्ञा में न लाते हुए मौके पर निस्तारण कर रही है। ये दूसरी है हमारी, जो हमने त्यूनी में की थी और इससे पहले हमने कालसी में की थी। और पहली वाली तो हमने इनिशिएटिव था पहली बार किया था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी तक करीबन 55 के करीबन हमारे पास 2 घंटे में हमारे यहाँ शिकायतें और समस्याएं आई हैं। और साथ ही क्योंकि बहुउद्देशीय शिविर भी लगा है, तो प्रमाण पत्र हो गए या दूसरी जो भी समस्याएं हैं वो भी वहीं पे निस्तारित करनी। शहर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए आरटीओ की बैठक की गई, जिसमें उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो प्रदूषण को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस बैठक में सरकार की तय की गई गाइडलाइन के अनुसार अगले साल निर्धारित समय के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो विक्रम की जगह सीएनजी इलेक्ट्रिक ऑटो विक्रम को ही चलाने को मंजूरी मिलेगी। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ऐसे कदम से शहर में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने में काफी सहूलियत मिल सकेगी। 1/11/2022 को हमारी आरटीए की बैठक हुई, जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी 3.5 साल बाद हुई है, जिसमें कई मुद्दे थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए थे बैठक करने के। उन मुद्दों पर भी विचार किया गया। साथ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि देहरादून और ऋषिकेश शहर में हो रहे प्रदूषण में जो एनजीटी ने गाइडलाइन दे रखी है और सरकार ने जो एक टास्क फोर्स या एक प्लान बना रखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन परिवहन विभाग कैसे करे। 9 माह पूर्व चोरी की गई बोलेरो कार को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं कार के साथ 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान को वाहन चोरों का इनपुट मिला था, जिस पर काम करते हुए गंगनहर पुलिस को यह सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि कोतवाली गंगनहर क्षेत्र के चाव मंडी से 5 फरवरी 2022 को एक महिंद्रा बोलेरो कार चोरी हो गई थी। 124/22 में एक बोलेरो चोरी होने की जो घटना है वो हुई थी। इसी में कार्रवाई करते हुए गंगनहर कोतवाली द्वारा जो है 2 चोरों को पकड़ा गया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और जो चोरीशुदा जो बोलेरो थी उसको बरामद कर लिया गया है और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ जो है न्यायालय में रिमांड लिया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मरचूला में ग्रामीणों क्षेत्र जनप्रतिनिधि के साथ डीएफओ कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने बैठक आयोजित की गई। बैठक में आमजन के साथ मंथन करने पहुंचे डीएफओ कालागढ़ वन प्रभाग नीरज शर्मा बातचीत कर रहे थे कि अचानक माहौल गर्मा गया। गुस्साए लोगों ने डीएफओ का घेराव कर आरोपित वन आरक्षी के विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस लिए जाने की मांग उठा दी। डीएफओ नीरज शर्मा को जांच के निर्देश दिए थे। ग्रामीणों ने साकर गांव में हिंसक वन्यजीव के हमले में घायल कमला देवी को आर्थिक सहायता और उपचार में खर्च वहन करने की मांग रखी। हंगामे के बीच वन आरक्षी के समर्थन में नारेबाजी की जाने लगी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने मरचूला नेशनल हाईवे पर 15 मिनट तक जाम लगा दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद 2 घंटे के आसपास डीएफओ के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। बैठक में स्थानीय व्यापारी जमरिया, सांकर, बलूली, बंदराण, नागतले आदि गांव के पंचायत और प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। तारीख को एक मरचूला के पास ही सांकर गांव है, वहां पर एक वन्यजीव के द्वारा, जो कि बाद में जिसकी गुलजार के रूप में पहचान हुई, उसके द्वारा एक महिला पर हमला किया गया था। तो उसके संबंध में भी जो है वहाँ पर जो वन विभाग ने निरंतर जो उपाय किए, पेट्रोलिंग टीमों का गठन किया, ड्रोन से भी गश्त, पेट्रोल पैदल भी गश्त और बाकी सामान्य गाँव वासियों की सुरक्षा के लिए और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था अपने स्तर से किया था। वहीं उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ब्रह्महाल अचानक होटल के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में एक प्रेस सभा आयोजित की गई, जिसमें गडरल नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा उत्तराखंड के युवा गायक अंकित चकवान के प्रसिद्ध गीत रीति रिवाज का वीडियो विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गडरल नरेंद्र सिंह नेगी ने अंकित चकवान व उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके इस प्रयास की सराहना की। इस गीत की खास बात यह है कि यह गीत पहाड़ की छोटी छोटी घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया है व पारंपरिक तीज त्योहारों पर होने वाले आकर्षण पर बनाया गया है। अंकित चकवान जो ये कलाकार है, हमारा नया कलाकार, उभरता हुआ कलाकार है, इसके गीत रीति रिवाज का लोकार्पण किया गया है और ये पहाड़ी म्यूज़िक जंक्शन जो है इन्होंने इसको रिलीज़ किया है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं रीति रिवाज गाने के पूरी टीम को और उम्मीद करता हूं कि अंकित जो है आगे भी इस तरह से अपने लोक संस्कृति से जुड़े हुए गीत जनता के सामने रखेगा और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मैं जो हूँ शुरुआत से ही मतलब मैंने अपने आइडल जो है आदरणीय नेगी जी को और प्रीतम बर्दवान जी को, और मैंने अपनी पुरानी जो हमारी लोक कला विरासत है उसी को ही मतलब ज़्यादातर देखा है, उसी में ज़्यादातर रहा हूँ, अपने गांव में रहा हूँ। तो मैं ज़्यादातर नए उसमें नहीं भागता हूँ। जो आज की डेट में जो चल रहा है, दिनता जो चल रहा है उसमें नहीं भागता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सर को फॉलो करूँ, आगे अपने कल्चर, अपने रीति रिवाजों के लिए, अपने पहाड़। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। अब शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर और जोशीमठ में श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि इस बार बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड 17.47 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जसपुर के रेडिसन होटल पहुंचे